नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पर। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्तमान समय में जहां महासागर है वहां कहीं पर महाद्वीप होते थे, या जहां अभी महाद्वीप है वहां पर महासागर होते थे। आप में से कई एस्पिरेंट समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, जिसके अंतर्गत हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। हमारा हिमालय जहां पर आज मौजूद है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर पहले टेथिस सागर था, और जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर की ओर बढ़ते हुए जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिसके चलते टेथिस सागर समाप्त हो गया और वहां पर वर्तमान हिमालय बन गया। ये तो हुई एक पुरानी कहानी। इस पर क्या एक सवाल ये बन सकता है कि सर, क्या ऐसा एक ही समय हुआ था या आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है या हो रहा है? जी हाँ, इसी का उदाहरण आज के इस टॉपिक में हमें इसका जवाब भी जानने को मिलेगा, एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा। आज का टॉपिक है अफ्रीका में एक नए महासागर की उत्पत्ति हो रही है। साथ ही आप देखोगे एक अफार ट्रायंगल नामक रीजन चर्चा में आ गया है। अगर आप लोगों ने अफार ट्रायंगल के बारे में पहले पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो विस्तार से समझिएगा, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये डिस्कशन में तो है ही, साथ ही एक प्रमुख ज्योग्राफिकल एरिया भी है ना। और ज्योग्राफिकल एरिया होने के चलते ऐसे प्रश्न जब बनते हैं कि ये क्षेत्र कहां पर है जो हाल ही में चर्चा में रहा था, तो उसका आंसर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हाल ही में आप देखोगे भूवैज्ञानिकों ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, और उनके निष्कर्ष ये बताते हैं कि अफ्रीका में एक एरिया है जिसे हम कहते हैं अफार ट्रायंगल। अभी हम मैप पर देखेंगे तो अफार ट्रायंगल में आने वाले 5 से 10 मिलियन सालों में एक नया महासागर बन जाएगा। तो कैसे हो सकता है, क्या वाकई में यहाँ महासागर बनने वाला है? तो अफ्रीकी महाद्वीप के समृद्ध और कई सारे लैंडस्केप के बीच में होने वाली एक परिघटना होगी, और जिसका कारण होगा पृथ्वी की ज्योग्राफी जो हमें वर्तमान में दिखाई देती है, जो स्थल स्वरूप दिखाई देते हैं, जो महाद्वीप दिखाई देते हैं, महासागर दिखाई देते हैं, उनकी परिस्थितियों, उनकी अवस्थितियों को जिसने निर्मित किया वो है पृथ्वी पर होने वाला प्लेट्स का मूवमेंट, जिन्हें हम प्लेट के नाम से जान रहे होते हैं। और ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी यानी सबसे बाहरी परत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी अनअकैडमी के कोर्सेज को लेकर की, जिन बच्चों को नए कोर्स लेने संबंधी जो सवाल है, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर नए कोर्स कहाँ कब शुरू होने हैं, उसकी जानकारी यहाँ दे दी गई है। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये 7 अप्रैल की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है? अभी जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे जो भी सवाल पूछे जाएंगे, तो जब तक आप सवालों को नहीं देखोगे तब तक आपको आंसर गेस कर पाना या अपने कैलकुलेशन को समझ पाना मुश्किल होगा कि आखिरकार आप किसी प्रश्न को पढ़ते के साथ कितनी जल्दी उसका आंसर गेस कर पाते हो। इसके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है जो 7 अप्रैल को होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से एनरोल करना है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 2 मौके मिलेंगे। यानी अगर आप ये सोचें कि सर सुबह नहीं टाइम है, शाम को है, कोई बच्चा कहे सर मेरे पास शाम को टाइम नहीं है, सुबह है, 2 टाइम स्लॉट है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। ऑनलाइन माध्यम से होगा, जिसमें 50 प्रश्न आपको मिलेंगे और 60 मिनट का समय रहेगा। बहुत अच्छा मौका है खुद को 60 मिनट में ये जज करने का कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर आ रहा है। इसके बाद विस्तार से इसका डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, उसको देखिए और समझिए कि प्रश्न क्यों आपके गलत हो रहे हैं। चलिए, इसके अलावा जो बच्चे पूछ रहे हैं सर बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं, तो देखिए एक नया बैच शुरू होने जा रहा है 6 अप्रैल से, जो कि इंग्लिश में होगा, और इसके अंतर्गत आप अपनी तैयारी को इंग्लिश माध्यम में जो बच्चे करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं, अगर आप इस तरह का कोई भी बैच लेते हो और अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको जो बेहतरीन डिस्काउंट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, और उसके माध्यम से जो कम से कम फीस हो सकती है, न्यूनतम शुल्क हो सकता है, वो दे करके आप फिर इस बैच को ले पाओगे। चलो आते हैं टॉपिक पर। हम डिस्कशन कर रहे हैं अफार ट्रायंगल पर। अफार ट्रायंगल कहाँ है? अफ्रीका में एक स्थान है जिसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सुना होगा आपने इसका नाम। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये ट्रायंगल स्थित है, और इसे हम भौमिकी निम्न भूभाग कह रहे हैं, यानी कि एक तरह का निचला क्षेत्र है जो यहाँ पर मौजूद है। देखो, अब आपको इस मैप में विस्तार से पूरी बात समझ में आएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 3 प्रमुख प्लेटें हैं। क्या है? 3 प्रमुख प्लेटें हैं जिनका नाम याद कर लीजिए। पहली है नूबियन प्लेट। पहली कौन सी है? नूबियन प्लेट। ठीक, नूबियन प्लेट कौन सी है? अब देखो, यहां से मैं इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में कि नूबियन प्लेट का हिस्सा आखिरकार है कितना। तो यहां से कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है,
और इस तरह से। अब जो मैंने रेड मार्क कर दिया है वो है नूबियन प्लेट। अब देखते हैं दूसरी प्लेट को, तो दूसरी प्लेट का नाम है सोमाली प्लेट। क्या नाम है? सोमाली प्लेट। ये कहाँ है? देखो यहाँ पर जो रेड मार्क है, फिर से मैं उसी को लूंगा, ठीक है, और ये इस तरह से सोमालिया वाले रीजन को शामिल करते हुए आपको दूसरी प्लेट दिखती है, सोमाली प्लेट। एक तीसरी और प्लेट याद रखना जिसे कह रहे हैं अरेबियन प्लेट। बेसिकली जो सऊदी अरब वाला एरिया है उसे आप अरेबियाई प्लेट कहते हैं। अब ये जो तीन प्लेटें हैं इन पर चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक समय ऐसा था जब अरेबियाई प्लेट अलग हुई थी इस प्रमुख प्लेट से, जिसमें नूबियन प्लेट और दूसरी आपकी सोमालियन प्लेट शामिल है। तो आज के समय में आपको जहां पर लाल सागर दिखाई देता है, ये वाला एरिया, तो इस लाल सागर के निर्माण के पीछे पहले के समय में हुआ एक संचलन जिम्मेदार है। लाल सागर क्या पहले से यहां पर था? अगर आपने कभी पजल गेम खेला हो तो आपको समझ में आता है। दो पजल को अगर आप मिला लो तो आपको दो पजल जोड़ करके एक नई आकृति समझ में आ जाती है। सोचो अगर आप इस एरिया को इस एरिया के साथ ज्वाइंट करके देखो, जैसा कंप्यूटर मॉडल्स के माध्यम से वैज्ञानिकों ने देखा है, इससे पता ये चलता है कि वर्तमान में जो आपको अरेबियन पेनिनसुला दिखता है या अरेबियाई क्षेत्र दिखता है, वो दरअसल अफ्रीका का ही एक समय हिस्सा रहा था, जो क्रैक की वजह से रिफ्ट वैली बनते बनते धीरे धीरे इससे अलग हो गया। लेकिन संचलन की प्रक्रिया क्या यहाँ पर रुक जाएगी क्या? अब देखो, इस तरह की चीजें बनने में बहुत लंबा समय लगता है। 5 मिलियन साल से लगा करके 10 मिलियन साल, यानी आप मान लो 50 लाख से लगा करके 100 वर्षों, 100 लाख वर्षों, यानी कि 1 करोड़ वर्षों तक का समय लग सकता है। अब ह्यूमन की जो लाइफ है इतनी लंबी नहीं होती, ह्यूमंस की लाइफ बहुत कम है। और अगर हम अपनी सभ्यता के इतिहास पर ही पीछे जाएंगे तो 10-15 हजार साल से पहले के तो रिकॉर्ड तक मिलने बहुत मुश्किल है। फिर हम प्रागैतिहासिक काल और मनुष्य जब पत्थरों के इस्तेमाल करता था पाषाण काल में जा सकते हैं। ओवरऑल अगर कुल मिलाकर देखें तो लाख से 1.5 लाख साल पुरानी हिस्ट्री से ज्यादा हमें खोज कर पाना मुश्किल होता है। यहाँ पर बात की जा रही है 50 लाख से 1 करोड़ साल तक का समय, है ना। तो शायद हम देख तो नहीं पाएंगे, या पिछला भी नहीं पता, अगले का भी नहीं पता। लेकिन अभी के समय जिस हिसाब से क्रैक वगैरह स्थितियां दिख रही हैं, वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि आगे भी ये संचलन चलता रहेगा। कहां पर चलेगा? तो अब देखो, एक एरिया है ये वाला जिसको मैंने ट्रायंगल बनाया है, तो इसको कहते हैं अफार ट्रायंगल, जो अदन की खाड़ी से शुरू होता है। अदन की खाड़ी के पास का एरिया है और लाल सागर तक के एरिया को कवर करता है। क्योंकि यहाँ पर एक रिफ्ट वैली बन रही है, एक भ्रंश घाटी बन रही है, जो आपको यहाँ दिखाई देगी। अब ये जो रेड कलर से मार्क है, ये पहले भी बनती आई है, आगे और यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। यहाँ पर है लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, जहां से नील नदी निकलती है। दूसरा आप देखोगे लेक तुर्काना से होते हुए यहाँ पर ये पूरी भ्रंश घाटी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर है लेक तंगनिका, यानी लेक तंगनाइका भी यहाँ पर मौजूद है। और ये आगे बढ़ते हुए फिर जा रही है ओकावांगो डेल्टा तक, और इधर पर आएगी जाम्बेजी नदी के पास होते हुए, जहां पर लिम्पोपो नदी मुहाने तक पहुंच रही है, उस क्षेत्र तक आ जाती है। तो आप कुल मिलाकर देखो, यहाँ पर 3 प्रमुख देश है, मैंने इस पर भी आपको अलग से पढ़ाया था, युगांडा, रवांडा और बुरुंडी। एक बात आपको और पता है कि अगर कहीं पर भी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली बन रही हो, उसका हम एक कारण ये मानते हैं कि नीचे कहीं ना कहीं मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है। इसका क्या वाकई में कोई प्रमाण भी मौजूद है? तो आपको दिखेगा यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज बढ़ गई हैं या वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं। आपने माउंट किलिमंजारो का नाम सुना होगा, किलिमंजारो ज्वालामुखी। दूसरा एक और है नीरागोंगो वॉल्केनो। यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज का होना इस बात के प्रमाण हैं कि नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है, जिसका एक प्रभाव हमें दिखता है कि रिफ्ट वैली बनती जा रही है। बेसिकली यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आगे चलकर के ये एरिया अफ्रीका से अलग हो जाएगा। जिसे हम सोमाली प्लेट कह रहे हैं, तो सोमाली प्लेट अफ्रीका से अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप और देखोगे, ये है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर को माना जाता है कि इंडियन प्लेट से अलग होकर के अफ्रीका की तरफ मूव की हुई एक पट्टी हो सकती है। और बेसिकली पहले तो शुरुआत में सारा कुछ जुड़ा हुआ ही था, फिर इंडियन प्लेट अलग हो रही है, ये अलग हो रही है, और फिर इनका संचलन अलग अलग डायरेक्शन में हो गया, जिसकी वजह से हमें वर्तमान बहुत सारे महाद्वीप दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखो अफार ट्रायंगल का एक पुराना इतिहास भी है। बेसिकली अगर आप होमिनिन को देखोगे, जो प्राचीन मानव के यानी वर्तमान मानव के प्राचीन पूर्वज माने जाते हैं, तो वो भी इसी क्षेत्र में रहे हैं। इनके जीवाश्म हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब इस एरिया को आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये जो लाल सागर का क्षेत्र है, इसे क्या कह रहे हैं? ये एरिया है लाल सागर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है अफार ट्रायंगल। तो काफी निचला
एक एरिया है, निचली जमीन है, काफी गहराई में है, ठीक है, बाकियों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर आपको पठारी भाग सा दिखाई देगा और बीच में टूटती हुई जमीन दिखाई देगी जो कि क्रैक होता जा रहा है। ये एरिया है अदन की खाड़ी, यहाँ पर है बाबल मंदेब। चल आगे बढ़े। अब टेक्टोनिक संचलन और रिफ्ट विस्तार पर चर्चा है। तो अफार क्षेत्र बेसिकली कई वर्षों से टेक्टोनिक संचलन की क्रमिक घटना अर्थात धीरे धीरे घटित होने वाली घटना का परिणाम माना गया है। अगर आप 2005 में देखोगे तो इथोपिया में वहां के रेगिस्तान में कई सारे क्रैक्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर आपको इस इमेज में देखने को मिल जाएगा कि कितना बड़ा एक क्रैक है। रेगिस्तान बीच से फट गया है और धरती दो भागों में बट गई है। अगर आपको याद हो तो इस तरह की खबरें बहुत सारी यूट्यूब पर और न्यूज़ चैनल में आपको दिख जाएंगी। अगर आप सर्च भी करोगे तो ऐसी न्यूज़ आपको मिल जाएगी। अब अफ्रीका महाद्वीप पे निरंतर विवर्तनिक पृथक्करण का एक प्रमाण है जो ये बताता है कि अफ्रीका महाद्वीप एक दूसरे से उसमें एक क्रैक आ रहा है और उसका पूर्वी क्षेत्र उससे अलग होता हुआ दिख रहा है। अभी जो भ्रंश है आखिरकार हो क्यों रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? जैसा मैंने आपको बताया कि इसके नीचे चट्टानें बहुत तेजी से पिघलती जा रही हैं, चट्टानों का विनाश हो रहा है। इसे हम एक शब्द के नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं प्लम। तो प्लम बेसिकली यहाँ पर ऊपर की परत पर दबाव डाल सकता है जिसकी वजह से भ्रंश आपको होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस चित्र में देखो तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आपको पता है कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो अलग अलग डिवाइड है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो कोर से आपको पता है कि लावा मेंटल से होते हुए फिर क्रस्ट की ओर आगे बढ़ रहा होता है। तो अगर यही लावा मेंटल में अंदर ही जम जाए या मेंटल में ही रह जाए तो इसे कहते हैं मेंटल प्लम। लेकिन अगर यही लावा से बेहतर है मैं कहूँ मैग्मा ऊपर की ओर उठते हुए, क्योंकि जब तक ये सतह के अंदर है धरती के नीचे इसको मैग्मा कहते हैं, सतह में आने के बाद लावा कहते हैं। अगर ये ऊपर की ओर उठते हुए यहाँ तक आ जाए तो क्या करेगा, इस सतह को, पृथ्वी की क्रस्ट को गर्म करना शुरू कर देगा और संभावना यह है कि यहाँ पर क्रैक होने शुरू हो जाए और ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए। जैसा कि आपको अगले चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। लेकिन अभी ये केवल हॉटस्पॉट बना हुआ है, इस एरिया में राइजिंग प्लम है, यानी अब ये सतह को कमजोर करेगा और ऊपर की दरार हो सकती है या ऊपर ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है। अब क्षेत्र में इसको कहते हैं मैग्मेटिज्म एक्टिविटी। देखो बहुत सारे शब्द हैं, याद करते हुए चलना, नहीं तो कॉपी में लिख लेना क्योंकि इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और ज्योग्राफिक एरिया, ज्योग्राफिक जो कंडीशंस हैं, जितने भी आपको स्थान दिखाई देते हैं या फिर अवसंरचनाएं दिखाई देती हैं उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक ज्वालामुखी, इसे कहते हैं एल्टा एले ज्वालामुखी, ये बेसिकली एक सबूत देता है, एक प्रमाण देता है कि हाँ मैग्नेटिज्म की घटना यहाँ पर घटित हो रही है और पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा बन रहा है ना। अब मैग्मा अगर सतह पर आ जाए तो कई सारे लाभ भी होते हैं, जैसे टेक्टोनिक दरारें जब बनती है तो उसमें मैग्मा भर जाता है। अभी आगे हम और देखेंगे कि मैग्मा किस तरह से सतह पर आता है, कौन कौन सी प्रक्रिया है। इसी से पहाड़ों का निर्माण होता है। अगर आप देखो पृथ्वी के कोर से गर्मी जो रिलीज होती है वो भी इसी क्षेत्र से होती है मैग्मा के रूप में, ठीक है। अब देखो एक शब्द आपने पढ़ा होगा सबडक्शन, जहां पर एक हल्की प्लेट किसी भारी प्लेट के नीचे सबडक्ट अर्थात क्षेपित हो जाती है। जब कभी ऐसा होता है तो यहाँ पर प्रेशर बनता है और मैग्मा ऊपर की ओर उठने लग जाता है। अब आपको याद होगा मैंने आपको पिछले कुछ टॉपिक्स में जिब्राल्टर की घटना बताई थी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास भी ऐसी ही जानकारी मिली है। वहां पर जो दो प्लेट मौजूद हैं उसमें अफ्रीकी प्लेट, ध्यान से सुनना आप, अफ्रीकी प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है ना। इसका एक इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा कि जिब्राल्टर की जो स्ट्रेट है स्पेन के बीच में और अफ्रीका के बीच में वो धीरे धीरे बंद होने लग जाएगी। तो ऐसा भी अनुमान है कि आने वाले 5 से 10 मिलियन सालों में वो क्षेत्र भी बंद हो जाए। तो भूमध्य सागर को एक एंट्री मिलती है, यानी कि उसके जल को जिब्राल्टर के सहारे अटलांटिक ओशन तक जुड़ाव मिलता है, लेकिन आने वाले समय में वो बंद हो सकता है। तो आप ये मान सकते हो कि जो पृथ्वी पर संचलन है उसके ऊपर प्लेट्स का वो अभी भी लगातार होता जा रहा है। अब इस क्षेत्र में भ्रंश का भी विस्तार होता है जहां पर महासागर का निर्माण की बात की जा रही है। तो जो भ्रंश होगा उसके चलते एक नया महासागर बनेगा जिसे अस्थायी रूप से अल्बर्टाइड अटलांटिक रिफ्ट का नाम दे दिया जाएगा। पानी का जो नया भंडार है अफार क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका दरार घाटी में लाल सागर और अदन की खाड़ी में आने वाली बाढ़ का परिणाम होगा, क्योंकि इतना प्रेशर जब आपको यहाँ दिखाई देगा
जैसे अभी इसका निर्माण हुआ, सपोज कीजिए कि जब ये दोनों क्षेत्र जुड़े रहे होंगे तो क्या यहाँ पर पानी होगा? नहीं, यहाँ पर पानी नहीं था। आगे चलकर जब यहाँ पर रिफ्ट हुआ और ये दोनों अलग अलग हो गए तो ये पानी आकर के यहाँ पर एंट्री करके अटलांटिक ओशन से, भूमध्य सागर के आसपास से, और इधर का पानी इस दिशा में आ गया। आने वाले समय में जब यहाँ पर दरार आएगी तो ये क्षेत्र का पानी इस दिशा में बढ़ने लग जाएगा और यही फिर यहाँ पर एक नया महासागर क्रिएट कर देगा। तो फिर आपको दिखेगा कि एक नया महासागर, हालांकि रातों रात नहीं बन जाएगा कि आप रात में सोए थे और सुबह उठे और महासागर बन गया, इसमें अभी समय लगेगा। अब इस पूरी घटना को अगर आप समेटो, ये जो हमने उदाहरण लिया, तो ये सिर्फ एक उदाहरण है किस घटना का? इसे कहते हैं टेक्टोनिक या विवर्तनिकी मूवमेंट या प्लेटों का संचलन। इसका ये एग्जाम्पल है। अगर कहीं पर लिखना हो कि क्या प्रमाण है, प्रमाण में लिख करके आना कि वर्तमान समय में अफ्रीका में अफार क्षेत्र में वहां पर नए महासागर की वैज्ञानिकों ने एक तरह की संकल्पना प्रस्तुत की है जो आने वाले समय में बन सकता है। अब टेक्टोनिक मूवमेंट क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेटों की आपस में क्रिया के कारण पृथ्वी के स्थल मंडल पर जो गति हो रही है, पृथ्वी पर जो बहुत सारी प्लेट्स जो उसके क्रस्ट पर मौजूद हैं वो एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं, पास आती रहती हैं, ठीक है। इसके चलते कुछ 3 प्रकार की गतिविधियां हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना है या पढ़ना है। पहले को कहते हैं अपसारी सीमाएं, यानी इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। दूसरी है अभिसरण या अभिसारी सीमाएं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, और तीसरी है रूपांतरित यानी कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इन तीनों का नाम मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ लिया होगा। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपका रिवीजन इसके साथ ही हो जाए। यहां पर आप देखो, पहली है डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूसरी है कन्वर्जेंट और तीसरी है ट्रांसफॉर्म। तीनों का एक अंतर है। डाइवर्जेंट बाउंड्री का मतलब होता है कि 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाने लग रही हैं। क्या हो रहा है? दूर जा रही हैं एक दूसरे से, और ज्यादातर ये घटना आपको मिलती है ओशन के अंदर यानी महासागरों के नीचे। इसके चलते मिड ओशन रिज का निर्माण होता है, यानी कि महासागरीय कटकों का निर्माण होता है। अब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगी तो इससे क्या होगा? एक नई परपटी का निर्माण होगा, क्योंकि जब ये एक दूसरे से दूर जा रही होंगी तो इनके बीच में मैग्मा निकल करके नया सरफेस क्रिएट कर देगा, ठंडा होकर के वही वर्तमान चट्टानी संरचना बन जाएगी। क्या है डाइवर्जेंट बाउंड्री? इसको क्या कहते हैं? अपसारी सीमाएं। दूसरा देखो, दूसरा है कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी कि अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा का मतलब क्या होता है? जहां एक हल्की प्लेट एक दूसरी भारी प्लेट के नीचे चली जाती है। इस प्रक्रिया के चलते यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसका एग्जाम्पल है वर्तमान हिमालय। क्या? हिमालयी क्षेत्र इसका वर्तमान एग्जाम्पल है। इस प्रक्रिया से परपट्टी का नुकसान होता है, याद रखना, जो हमारे पास लैंड होती है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या फिर ओशनिक ट्रेंच का जो गठन होता है वो इसकी वजह से। अगला है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या फिर ट्रांसफॉर्मी जो प्रक्रिया है, रूपांतरित प्रक्रिया है, इसमें प्लेटें ना तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं ना ही एक दूसरे के पास आ रही हैं। ये क्या कर रही हैं? एक दूसरे के समानांतर और विपरीत दिशा में संचलन यानी मूवमेंट कर रही हैं। आपको पता है एक दूसरे के समानांतर हैं और विपरीत दिशा में हैं, तो इससे क्या होगा? क्या कोई नया स्थल बनेगा यानी कोई नई परपटी बनेगी? नहीं बनेगी। क्या कोई पुरानी परपटी नष्ट हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है। बस इससे भूकंपीय गतिविधियां बढ़ जाएंगी। क्या होगा? भूकंप आने लग जाएगा जब भी कभी 2 सरफेस एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे या एक दूसरे के समानांतर संचलन कर रहे होंगे। अब यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि अपसारी सीमाओं से महासागर बनते हैं, प्रमुख रूप से याद रखना। अभिसारी सीमाओं से यानी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज से वलित पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है। तीसरा, रूपांतरित सीमाएं, इसकी वजह से भूकंप आते हैं। बाकी मैंने बता दिया है कि कब दूर जाएगी और कब पास आएगी तो क्या बोला जाएगा, तो टेक्निकल शब्द हैं, याद रखिएगा। एक और शब्द इसमें आएगा रिफ्टिंग। क्या आएगा? रिफ्टिंग। जैसा कि रिफ्ट वैली की बात है, रिफ्ट घाटी की बात है। रिफ्टिंग क्या होता है? एक ऐसी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां पृथ्वी का स्थल मंडल, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कही जाती है, उसमें खिंचाव उत्पन्न होने लग जाता है और वो पतली हो जाती है। अभी मैंने सबसे पहले इसी का कारण आपको एक्सप्लेन किया था कि नीचे जो प्लम है वो बनने लगता है और जो मैग्मा है नीचे की सतह को कमजोर करने लगता है, जिससे वो पतली हो जाती है। इसके चलते दरार घाटियों या बेसिनों का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर अपसारी प्लेट सीमांत के साथ हो रही होती है, यानी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में, जब दोनों एक दूसरे से
दूर जा रही होगी तब ये घटना आमतौर पर दिखाई देगी। इसके चलते रिफ्ट जोन्स का निर्माण होता है। अपने आप में एक एक स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर से देखोगे तो दिखाई देगा कि अभी जो हम ईस्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं उसमें नीचे इस तरह का कुछ प्रोसेस हो रहा है और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। अगर यही दरारें काफी हद तक बढ़ जाएं और दो क्षेत्र एक दूसरे से दूर हो जाएं, तब आपको लाल सागर जैसा एक समुद्र बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर यही क्षेत्र और दूर चले जाएं, इसका विस्तार और ज्यादा हो जाए, तब हो सकता है आपको अटलांटिक महासागर जितना बड़ा क्षेत्र भी बना हुआ दिख जाए। फिलहाल यहाँ पर जो बात की जा रही है अफ्रीका के क्षेत्र में, यहाँ लाल सागर जैसा एक नया सागर बनता हुआ दिख सकता है, याद रखिएगा इसे। अब देखो एक और शब्द है मिड ओशन रिज, है ना, जो अभी हमने पीछे बात की। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो बीच में जो मैग्मा है वो निकल करके दरारी प्रक्रियाओं में भर जाता है, जिससे परपटी बढ़ जाती है। ये आज के हमारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सब पॉइंट एक एक इंपॉर्टेंट है और उस पर सवाल बन सकता है। अब देखो एक प्रश्न है जो इसके पहले यूपीएससी ने आपसे पूछा है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2013 का सवाल है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है ना। तो आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से पृथ्वी की सरफेस पर गतिक परिवर्तन होता है। और इसका जो भी आंसर आपको सही लगे आप वो कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा, बताइएगा इस टॉपिक से आपने क्या सीखा है। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।